जरा सोचिए, एक नया नया देश आजाद हुआ है, लाखों करोड़ों की आबादी गरीबी में जी रही है। उन्हें इस गरीबी से बाहर कैसे निकाला जाए? यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो 1947 में भारत के लीडर्स के सामने खड़ा था। तो चलिए आज समझते हैं उन शुरुआती आर्थिक फैसलों को जिन्होंने भारत के आने वाले कल की नींव रखी। 15 अगस्त 1947। ये सिर्फ आज़ादी का दिन नहीं था, बल्कि ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी का भी दिन था। 200 साल की गुलामी के बाद भारत को अपने पैरों पर फिर से खड़ा होना था और अपने 36 करोड़ लोगों को गरीबी के जाल से बाहर निकालना था। वाकई, ये एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। तो उस वक्त जो समाधान निकाले गए, उन्हें समझने से पहले ये जानना जरूरी है कि आखिर प्रॉब्लम थी कितनी बड़ी, हमें विरासत में कैसी अर्थव्यवस्था मिली थी। हालत ये थी कि अर्थव्यवस्था एक दुष्चक्र में, एक विशेष साइकिल में फंसी हुई थी। विकास था नहीं, इसलिए गरीबी थी, और इतनी ज्यादा गरीबी थी कि विकास हो नहीं सकता था। खेती पिछड़ी हुई थी और इंडस्ट्री का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। पहली पंचवर्षीय योजना में विजन एकदम साफ था। लक्ष्य बहुत बड़ा और ऊंचा था, लेकिन सवाल ये था कि इस लक्ष्य को हासिल कैसे किया जाए, रास्ता क्या होगा। जवाहरलाल नेहरू और उस दौर के बाकी नेताओं ने एक ऐसे रास्ते की तलाश शुरू की जो देश को इस गरीबी से बाहर निकाल सके। देखिए, वो सिर्फ इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं चाहते थे, बल्कि एक ऐसा समाज बनाना चाहते थे जो सबके लिए बराबर हो। उस समय दुनिया में दो बड़े मॉडल थे। एक था पूंजीवाद या कैपिटलिज्म, जहां सब कुछ मार्केट और मुनाफे पर चलता है, और दूसरा था समाजवाद या सोशलिज्म, जहां सरकार सब कुछ कंट्रोल करती है। दोनों के अपने फायदे थे और अपने नुकसान। तो भारत ने चुना एक बीच का रास्ता, एक मिक्स्ड इकोनॉमी। इसका मतलब ये था कि जो जरूरी इंडस्ट्रीज हैं उन्हें सरकार चलाएगी, लेकिन साथ ही प्राइवेट सेक्टर को भी काम करने और बढ़ने का मौका दिया जाएगा। ये कैपिटलिज्म और सोशलिज्म का एक अनोखा मेल था। अब इस मिक्स्ड इकोनॉमी को एक दिशा देने के लिए सरकार ने पंचवर्षीय योजनाओं यानी 5 ईयर प्लान्स का सिस्टम अपनाया। 1950 में प्लानिंग कमीशन बनाया गया, जिसकी जिम्मेदारी थी देश के लिए अगले 5 साल के लक्ष्य तय करना और उसके लिए संसाधन जुटाना। ये मॉडल सोवियत यूनियन से प्रेरित था। इन सभी प्लान्स के मोटे तौर पर 4 मेन गोल थे: ग्रोथ यानी इकोनॉमी को बड़ा बनाना, मॉडर्नाइजेशन यानी नई टेक्नोलॉजी अपनाना, सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भर बनना, और इक्विटी यानी विकास का फायदा समाज के हर तबके तक पहुंचाना। यही 4 सिद्धांत अगले 40 सालों तक भारत की आर्थिक नीति का आधार बने रहे। उस समय भारत की सबसे बड़ी और सबसे जरूरी समस्या थी खेती। देश की ज्यादातर आबादी किसानी करती थी, लेकिन इसके बावजूद हम अपने लोगों के लिए पूरा अनाज नहीं उगा पा रहे थे। हालत ये थी कि हमें अमेरिका जैसे देशों से अनाज इंपोर्ट करना पड़ता था। फिर 1960 के दशक में एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया, जिसे हम सब ग्रीन रेवोल्यूशन या हरित क्रांति के नाम से जानते हैं। ये नई टेक्नोलॉजी पर आधारित थी, जिसमें बेहतर किस्म के बीज, खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल किया गया। ये सिर्फ नए बीज बोने तक सीमित नहीं था, ये खेती के पूरे तरीके को बदलने जैसा था। इसमें बेहतर सिंचाई की व्यवस्था, सही मात्रा में खाद और कीटनाशकों का इस्तेमाल, ये सब कुछ शामिल था। और इसका असर जबरदस्त था। भारत अनाज के मामले में आत्मनिर्भर बन गया। ये एक बहुत बड़ी कामयाबी थी। लेकिन जैसा हर सिक्के के 2 पहलू होते हैं, ग्रीन रेवोल्यूशन की कुछ कमियां भी थीं, जैसे पर्यावरण से जुड़ी समस्याएं और अमीर और गरीब किसानों के बीच बढ़ता फासला। तो खेती का मोर्चा संभालने के बाद अब सरकार का ध्यान गया औद्योगिकरण यानी इंडस्ट्रियलाइजेशन की तरफ। लीडर्स का मानना था कि एक मजबूत इंडस्ट्रियल बेस के बिना भारत कभी भी सही मायनों में तरक्की नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ भी एक बड़ी रुकावट थी। स्टील, मशीनरी, पावर जैसे बड़े उद्योगों में बहुत ज्यादा पैसा लगता था और भारत के प्राइवेट उद्योगपति इतना बड़ा रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं थे। इसलिए सरकार को ही आगे आना पड़ा। इसी के चलते 1956 में सरकार ने अपनी इंडस्ट्रियल पॉलिसी की घोषणा की। इसके तहत जो सबसे ज़रूरी इंडस्ट्रीज़ थीं, जैसे डिफेंस, भारी मशीनरी, उन्हें पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में रखा गया। प्राइवेट सेक्टर को एक छोटी, सहायक भूमिका दी गई।
अब ये जो नई नई देसी इंडस्ट्रीज थीं, उन्हें विदेशी कंपटीशन से बचाना भी जरूरी था। इसके लिए भारत ने इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन की पॉलिसी अपनाई। मतलब बाहर से आने वाले सामान पर भारी टैक्स लगाया गया ताकि लोग देश में बना सामान ही खरीदें। प्राइवेट सेक्टर पर बहुत कड़ा कंट्रोल था। अगर किसी को कोई नया बिजनेस शुरू करना है या अपने पुराने बिजनेस को बढ़ाना है तो उसके लिए सरकार से परमिट यानी लाइसेंस लेना पड़ता था। और इसी जटिल सिस्टम को बाद में लाइसेंस राज का नाम दिया गया, जिसने भ्रष्टाचार और अकुशलता को जन्म दिया। तो इन सब नीतियों के साथ 40 साल बीत गए। अब सवाल ये था कि भारत की अर्थव्यवस्था कहाँ पहुंची। चलिए एक नज़र डालते हैं इन 40 सालों के रिपोर्ट कार्ड पर। क्या ये बड़ा एक्सपेरिमेंट कामयाब रहा? क्या भारत ने सही रास्ता चुना था? इसका जवाब, जैसा कि हम देखेंगे, हाँ भी है और ना भी। अगर आंकड़ों को देखें तो इकोनॉमी का ढांचा तो जरूर बदला था। जीडीपी में इंडस्ट्री का हिस्सा लगभग 2 गुना हो गया, जो कि विकास का एक बड़ा संकेत है। वहीं खेती पर हमारी निर्भरता काफी कम हो गई थी। तो कुल मिलाकर तस्वीर कैसी थी? सच कहें तो मिली-जुली थी। कुछ मामलों में हमने शानदार सफलता हासिल की, तो कुछ मामलों में हम बुरी तरह नाकाम भी रहे। एक तरफ भारत आत्मनिर्भर बन चुका था, लेकिन इसकी एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। ज्यादातर सरकारी कंपनियां घाटे में चल रही थीं। कंपटीशन ना होने की वजह से ग्राहकों के पास खराब क्वालिटी के प्रोडक्ट्स के अलावा कोई चारा नहीं था, जैसे कि हमारी मशहूर एम्बेसडर कार। तो 1990 आते-आते ये साफ हो गया था कि भारत एक दौराहे पर खड़ा है। पहले 40 सालों की नीतियों ने एक नींव तो रखी थी, लेकिन साथ ही उन्होंने देश की रफ्तार को भी रोक दिया था। अब एक बड़े बदलाव की जरूरत थी, और वो बदलाव क्या था और कैसे आया, ये हम जानेंगे अपने अगले विश्लेषण में।